अब देखिए, ये हमारे पास तत्व दे रखे हैं, तत्वों के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का पहले तो आप सिस्टम सीखें, क्या सिस्टम है अपने पास। ठीक है, तो देखिए आप लोगों के पास जैसे सोडियम है, ठीक है, और सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 11। ठीक है, अब ये लिखना छोड़ दीजिए और आप केवल इसको देखें ध्यान से, एक बार समझ लें फिर लिखते रहना। सोडियम का सोडियम में परमाणु सोडियम का परमाणु क्रमांक क्या है, 11, और 11 होने का मतलब है इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, 11 हैं। ठीक है, इतने ही हमको भरने हैं। तो हम लोग जब सामान्य प्रक्रिया से बढ़ते हैं, यानी सेकंड चैप्टर के हिसाब से बढ़ते हैं, तो कैसे बढ़ते थे, 1s2, इसके बाद 2s2, 2p6 और 3s। अब चलो ये तो छोटा तत्व है, यानी 11 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए भरने में बड़ी आसानी है। अगर मैंने आपको अभी बताया यहाँ पे आपको 111 नंबर दे दे, या फिर 84 नंबर दे दे, या फिर कोई और नंबर दे दे, 94 नंबर दे दे, और कहे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरिए, तो आपको बहुत ही लंबा विन्यास लिखना पड़ता है, तो ये आपके लिए बड़ा कष्टदायक हो सकता है। इसके लिए आप दूसरा तरीका बताया है कि जो तत्वों में होते हैं, देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये तो होते हैं आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन। किसके हैं, आंतरिक के। और आंतरिक कोश का मतलब देखें, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा। सबसे बाहरी कक्षा कौन सी है, तीसरी। ठीक है, इस बाहरी कक्षा को ही कहते हैं संयोजी कोश। कौन सा कोश कहते हैं, संयोजी कोश। सामान्यतः अपन ऐसे कह सकते हैं कि अपने पास जो रुपए पैसे होते हैं वो दो तरह की व्यवस्था होती है। एक तो अपना कुछ पैसा तो बैंकों में जमा रहता है और कुछ पैसा अपने घर में रहता है। जो घर के अंदर है, जो बैंकों में जमा है, वो तो है हमारी आंतरिक संपत्ति, यानी अंदर धरी हुई है, जो उसको हर जगह हम खर्च नहीं करते। लेकिन जो हमारे घर में पड़ा हुआ पैसा है या कहीं से अपन कमा रहे हैं ऐसे, जो यहाँ पे आता है, यानी वो अपना बाह्य पैसा है, उसको अपन सामान्यतः खर्चों में काम लेते हैं। ऐसे ही परमाणुओं में होता है, जो अंदर की कक्षा के इलेक्ट्रॉन है, ये रासायनिक क्रियाओं में भाग नहीं लेते, केवल कौन सी लेते हैं, बाह्यतम कोश। और बाह्यतम कोश को ही हम संयोजी कोश या फिर वैलेंसी सेल के नाम से जानते हैं। संयोजी, इसी को वैलेंसी सेल बोलते हैं। संयोजी का मतलब है संयोजन का काम यही इलेक्ट्रॉन करता है। बाह्यतम कोश का यानी जुड़ने का, किसी से क्रिया करने का काम यही काम करता है। तो कुल मिलाकर के बताइए, अगर कहीं पर 3s1 लिख दिया हमने, केवल इसका विन्यास, सोडियम का विन्यास केवल क्या लिख दिया, 3s1, तो ये ऑटोमेट, आप ठीक इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आपसे ये कहा जाए कि आप 12वीं 11वीं क्लास में हो। ठीक है, अगर आपसे किसी ने पूछा कौन सी क्लास में पढ़ते हो, 11वीं में, तो ये ऑटोमेटिक समझने की बात है या नहीं है कि भाई मैं 9वीं भी पास कर चुका हूँ, 10वीं भी पास कर चुका हूँ, 8वीं पास कर चुका हूँ, ये समझने की बात है। अब आपको अपनी डिटेल ऐसी तरह से नहीं देनी, आपसे पूछा जाए कौन सी क्लास में, तो आपको ये डिटेल नहीं देनी कि साहब मैं पहली पास हूँ, फिर कहो दूसरी पास हूँ, फिर कहो तीसरी पास हूँ, चौथी पास हूँ, ऐसे 10 बार बोल के, और फिर कहो साहब मैं फिर 11वीं में आ गया। सीधा कह दिया आपने 11वीं में आ गया, इसका मतलब अपने आप ही क्या हो जाएगा कि आप 10वीं पास हो। समझ गए। ऐसे ही यहाँ पे अगर आपने सीधा 3s1 लिख दिया तो ये ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि इसकी पहली और दूसरी कक्षाएं दोनों कैसी हैं, भरी हुई हैं। क्लियर हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं, इनमें पूरे विन्यास की बजाय संयोजी कोश का विन्यास लिखने लग जाते हैं। समझ गए बात। दूसरी बात, फिर भी किसी किसी को सब ऐसा जचा कि सब हम केवल इतना सा 3s1 लिखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो अब आप देखें, ये वाला जो वर्ग है इसको हमने कौन सा वर्ग कहा था, अक्रिय गैस वर्ग। कौन सा वर्ग है ये, अक्रिय गैस। अक्रिय गैस क्यों कहते हैं, देखिए आपको मैं इसमें एक बात बताता हूं। इनमें एक इलेक्ट्रॉन भरा गया, इनमें 2 हो गए। ठीक है, 2 होने के बाद P1 तीसरा आ गया, भाई 2 तो S में हो गए, H2 के बाद P1, P2, P3, P4, P5, P6, इसका मतलब P6 विन्यास हो गया। यहाँ पे कितने हो गए टोटल इलेक्ट्रॉन, 8। हर एक परमाणु अपने जीवन काल में अपनी उपस्थिति में ये चाहता है कि मेरा किसी भी तरह से अष्टक पूरा होना चाहिए। जब उसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं तो वो किसी से और क्रिया करने का इच्छुक नहीं रहता। अगर किसी के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते तो बताओ ये 1 इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा या देना चाहेगा, ला लो बात मत करो, 1 इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा या देना चाहेगा, लेना चाहेगा। और किसी के पास मान लो ऐसे हो H2P6S1, तो बताओ 1 इलेक्ट्रॉन देकर के अष्टक पूरा कर सकता है अपना। तो हर एक परमाणु या तो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है या फिर लेता है और अपना अष्टक पूरा करने की कोशिश करता है। लेकिन इनका क्या है,
इनका अष्टक ऑटोमेटिक ही कैसा है, पूरा है। इसलिए ये ना तो किसी को इलेक्ट्रॉन देने के इच्छुक है और ना ही किसी से इलेक्ट्रॉन लेने के इच्छुक है। इनमें हीलियम अपवाद है। हीलियम में क्या है, केवल 1s कक्षक पाया जाता है और आपको पता है 1s में वैसे ही परमाणु क्रमांक कितना है, 2 ही है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉनों की पूर्ति हो जाती है। तो इसमें p कक्षक 1 नाम का होता ही नहीं, मैंने बताया था पहली कक्षा में केवल s होता है, दूसरे में s और p, तीसरे में sp_d और चौथे में sp_df। इसके बाद देखो इसका विन्यास s2p6, इसका s2p6, इसका s2p6, यानी सभी में कितने कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो इसीलिए ये किसी से क्रिया नहीं करते और क्रिया नहीं करते इनको कौन सी गैसें कहते हैं, हम अक्रिय गैसों के नाम से जानते हैं। समझ गए। तो अब हर एक परमाणु जितने भी है ऐसा ही विन्यास चाहता है। अब आप देखिए सोडियम का विन्यास, तो अब आप देखें कितनी आसानी से आप लिख सकते हैं विन्यास को। बोलो सोडियम ये है या नहीं है, देख लिया। सोडियम का विन्यास आपने लिखा था अभी अभी 1s2 2s2 2p6 3s1, ठीक है। मैंने क्या कहा कि आप केवल बाह्यतम विन्यास को लिख दीजिए 3s1, इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। अब बात आई तो साहब इसको कैसे लिखेंगे, तो बताइए इससे जस्ट पहले की अक्रिय गैस कौन सी है, सोडियम से पहले की अक्रिय गैस कौन सी है। तो आप जिस भी तत्व को देखें, इसको देखो, इसको देखो, इसको देखो, इसके सामने जाइए, बिल्कुल चले गए और सामने से ऊपर वाली देख लीजिए। बोलो सोडियम के सामने जाओ, कौन आ रहा है सोडियम के सामने लास्ट में, आर्गन। सोडियम वाली लाइन में चले सीधा कौन आ गया, आर्गन। आर्गन से ऊपर कौन है, नियोन, ठीक है। तो ये नियोन लेनी है। इसका मतलब ये है कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं इससे पहले इसका अष्टक पूरा हो चुका है कि नहीं हो चुका, तो हमको क्या करना है, इस हिस्से की जगह पर क्या लिख देना है, नियोन लिख दिया और क्या आ जाएगा 3s1। बोलो बन गया कि नहीं बन गया विन्यास। इतना बड़ा विन्यास लिखे। अब देखो मान लो, चलो ये तो 11 नंबर था, आप लोगों ने आसानी से लिख दिया। आपसे पूछा जाए, मान लीजिए इसका विन्यास पूछ ले स्ट्रोंशियम का, ठीक है। तो स्ट्रोंशियम का विन्यास है, आपको तो इसका परमाणु क्रमांक भी नहीं पता कितना है, ठीक है। लेकिन अब इसमें विन्यास कितना है, बोलो s1, तो इनमें कितना है s2। तो मैं आपको वैसे बता देता हूँ 2s2 3s2 4s2 5s2 इसका विन्यास रहेगा। तो SR में 5s2 तो रहेगा ही रहेगा, आ गया 5s2। अब आप देखिए विन्यास कैसे, SR की लाइन में देखो, कहाँ पे, सामने बिल्कुल लास्ट में कौन है SR की लाइन में, जीनोन। कौन है, जीनोन। जीनोन से ऊपर कौन है, क्रिप्टोन। क्या नाम है इसका, क्रिप्टोन। बोलो है या नहीं है। तो बस इसके आगे क्रिप्टोन लगा दीजिए और आपका विन्यास कंप्लीट हो जाएगा, बन गया। अब आप पूरा लिखते तो देखो कितना मुश्किल हो जाता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4p6, ऐसे करके 3d10 इस तरह से बहुत सारा लिखना पड़ता, और उसके बाद भी क्या पता गलत हो या सही हो लिखना। अब एग्जैक्ट सही है और आपको ऐसे ही विन्यास याद रखने। लेकिन अब बात यह आती है कि साहब हमें यही कैसा पता पड़ेगा कि बाह्यतम कोश का 5s2 है। भाई इसका भी तो पता लगना चाहिए, इसका 5s2। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे पूछा SN का विन्यास लिखना है, SN का, ठीक है। और SN का विन्यास मैंने लिख दिया 5s2 5p2 और ये क्रिप्टोन। मुझे नहीं पता इसका परमाणु क्रमांक कितना है कितना नहीं है, लेकिन बोलो विन्यास लिखने में आ गया कि नहीं आ गया, और ये सही है एग्जैक्टली। SN का विन्यास 5s2 5p2 बिल्कुल सही विन्यास है। तो अब बात ये है कि साहब हम ये सब तो सीख गए कि अगर हमको, लेकिन हमें तो ये जानना है कि बाह्यतम कैसे लिखा जाता है। अगर बाह्यतम पता लग जाए फिर तो कुछ नहीं करना, सामने वाली अक्रिय गैस से ऊपर वाली अक्रिय गैस लिख देनी है, तो आपका विन्यास आ जाएगा। तो उसके लिए क्या है, इस आवर्त सारणी का बड़ा योगदान है। तो ये बात तो आप समझ गए। अब आवर्त सारणी का योगदान देखें कैसे ये बनाई ही इस आधार पर गई थी। जो ये आवर्त सारणी बनाई गई है, पीरियोडिक टेबल है, वो किसके आधार पर, इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों के आधार पर बनाई गई है। बोलिए ये कौन सा ब्लॉक है, S, ये कौन सा है, P। S और P ब्लॉक में कोई अपवाद नहीं है। आपको एक चीज और बताता हूं, अपवाद क्या होते हैं। अपवाद वो होते हैं कि हम लोग ये कह रहे हैं कि नियमानुसार आपको 9 बजे स्कूल आना चाहिए, लेकिन कोई विद्यार्थी 11 बजे आ रहा है, ठीक है, या सुबह 7 बजे आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब वो सामान्य नियम से अलग चल रहा है, तो उसे कहेंगे ये विद्यार्थी अपवाद है। ऐसे ही हम ये कह रहे हैं कि इसका विन्यास नियम के अनुसार होना चाहिए था। जैसे इसका विन्यास, इसका नियम के अनुसार विन्यास होना चाहिए था 3d4 4s2।
तो ये तो नियम के अनुसार होना चाहिए था, लेकिन वास्तव में क्या हो गया इसका 3d5 4s1। ठीक है, ये बताया भी था पिछले टॉपिक में। तो अब होना तो नियम से ये चाहिए था, लेकिन हो क्या गया है ये, तो अपवाद कौन सा विन्यास रहा, ये वाला। ठीक है, तो ऐसे विन्यास जो सामान्य नियम के अतिरिक्त कुछ और आ जाते हैं, होना तो नियम से ये चाहिए था लेकिन कुछ और आ जाते हैं, उनको हम एक्सेप्शन या अपवाद कहते हैं। तो ऐसा है कि इनमें बहुत सारे परमाणु ऐसे हैं जो हमारे नियम से अलग भी आएंगे, लेकिन एक साधारण नियम का पता तो चले नियम है क्या। तो पहले हम नियम सीखते हैं। एस और पी ब्लॉक में कम से कम कोई अपवाद नहीं है, तो हम एस और पी ब्लॉक का विन्यास देख लेते हैं। देखें, बोलिए ये कौन सा है, एस, और ये भी कौन सा है, एस। एस में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। तो इसमें जो आएगा पहला इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा सब में S1, और इसमें कौन सा भरा जाएगा, S2। ठीक है, लेकिन अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, S1 और S2 का, इसका भी विन्यास S1, इसका भी S1, सभी का कैसा है, इनका S1, इन सब का क्या है, S2। तो फिर आपका वो आएगा क्वेश्चन, तो सब इनमें फर्क क्या रहा, अगर इसका भी S1 है और इसका भी S1 है, तो S1 ना हो करके ये पूरा विन्यास होता है NS1 और ये होता है NS2। N का मतलब क्या है N का मतलब होता है आवर्त संख्या, 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर है। अब आप देखिए इसका विन्यास क्या हो जाएगा, n का मतलब आवर्त संख्या है, यहां से लेनी है और S1 लगाना है। बोलो इसका विन्यास क्या हो जाएगा, 1s1, इसका 2s1, इसका 3s1, 4s1, 5s1, 6s1 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ठीक ऐसे ही इसका बोलो 1 नहीं, सामने का जरूर देख ले, क्योंकि 1s2 में वो वाला है, उसको याद रखना है हीलियम का। ठीक है, 2s2 3s2 इस तरह से हो सकते हैं। s के बाद बताइए अब किसका नंबर है, s भर गए कंप्लीट, इनका विन्यास लिखा जा सकता है। अब किसका नंबर है, p का। p के लिए आप जानते हैं कहां से स्टार्टिंग होती है, p1 से p6 तक। ठीक है, s तो पूरे भर ही चुके हैं। देखिए फिर से सुन लें, सबसे पहले s कक्षक भरे जाते हैं, उसके बाद कौन से भरे जाते हैं, p। तो इनके विन्यास में बोलो 2 तो ns के तो रहेंगे ही रहेंगे, ये तो है ही है, NS2 तो पहले से भर रहा है, यहां तक भर गया। अब कौन आ जाएगा, NP, और कहां से कहां तक चलेंगे, 1 से 6 तक। तो इसका विन्यास हो जाएगा NS2 NP1, इसका NS2 NP2, इसका NS2 NP3, और इसी तरह से NS2 NP4, NS2 NP5, और ये हो जाएगा NS2 NP6। ठीक है, अब इस आधार पे आप देख लीजिए, बोलो बोरोन का विन्यास क्या रहेगा, n को हटा दो, अब 2s2 2p1। क्लियर है, n की जगह क्या रखना है, 2, तो ये हो जाएगा 2s2 2p1। इसका बोलो इंडियम का क्या होगा, देखो इंडियम कौन से में, 5 में, तो 5s2 5p1। बोलिए ब्रोमीन का विन्यास क्या होगा, 4s2 4p5। ठीक है, 4s2 4p5। अच्छा, जीनोन का विन्यास क्या होगा, 2 5p6। हीलियम का विन्यास क्या होगा, 1s2। बस यहीं पर आपको ध्यान रखना है कि हीलियम में p कक्षक होते ही नहीं है, क्योंकि 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो s के पूरे बढ़ जाते हैं। तो बोलो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आराम से निकाले जा सकते हैं कि नहीं। अब मैं ये कह रहा हूं, आपसे कितना भी कठिन आपसे किसी ने पूछ लिया, लेकिन उसके लिए क्या जरूरत है, पहली बात तो आपको आवर्त सारणी अच्छी तरह आनी चाहिए। अब आवर्त सारणी नहीं आई तो आपको पता ही नहीं सेलेनियम कहाँ पे, इतनी स्पीड से आनी चाहिए, कितनी स्पीड से आनी चाहिए कि आप जब पेपर में सवाल करने बैठे हो तो मान लीजिए कोई तत्व भूल गए हैं, लो बात नहीं, ध्यान दें, मान लो पेपर में कोई क्वेश्चन भूल गए, आपसे पूछ लिया, जैसे इसमें एक तरह से एसबी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी एंटीमनी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा उसने। ठीक है, ध्यान देना, आपको ध्यान नहीं रहा एंटीमनी है कहाँ पे, तो आपकी स्पीड ऐसे तो ध्यान आ रहा है पी ब्लॉक में, लेकिन ये नहीं पता कहाँ पे। ठीक है, या फिर ये भी नहीं ध्यान आ रहा, तो आपकी स्पीड इतनी तेज होनी चाहिए कि आप वहीं के वहीं, वहाँ कोई ऐसा तो है नहीं साज सज्जा के संग आपको लाइनें खींचनी बिल्कुल स्केल से मिला मिला के, इतनी जल्दी होनी चाहिए कि विदिन 1 और 2 मिनट के अंदर आपकी आवर्त सारणी पूरी बन जाए।
एफ ब्लॉक की आवश्यकता कम पड़ती है, तो इनकी फटाफट से बनते ही आपको एसबी पा जाएगा, और एसबी मिलते ही आप फटाफट से उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं। कितना होगा एसबी का? 5s2 5p3। और अगर पूरा विन्यास लिखेंगे तो उसके ऊपर की अक्रिय गैस और लिख दीजिए, यानी पूरा विन्यास हो जाएगा क्रिप्टॉन 5s2 5p3। बोलो हो जाएंगे कि नहीं होंगे? तो इस तरह से आप लोग इन सबके इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों को लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों के पास मैंने आवर्त सारणी कल बनाने को दी थी, आप लोग इनके एस और पी ब्लॉक के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों को लिख लीजिए, प्रत्येक का आपको पता रहे कैसे लिखा जाता है, तो एक बार आप लिख के देखिए एस और पी ब्लॉक के। डी ब्लॉक थोड़ा स्पेशल है, एफ ब्लॉक और भी ज़्यादा स्पेशल है, इनकी चर्चा हम कल कर पाएंगे, दोनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों की। अभी मैं कर लूँगा, लेकिन फिलहाल आप इन दोनों के बारे में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लीजिए, इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास खुद ही अपने।